खबर कट टू कट के सबसे पहले स्पेशल में आज आपको बताएंगे कैसे कुछ लापरवाह लोग खुद कोरोना को दावत दे रहे हैं, अपनी और दूसरों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जून जुलाई में कोरोना सबसे ऊंचे स्तर पर होगा। ऐसे हालात में भी 85 लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए निकल गए। गुटखा बिकने की अफवाह उड़ी तो कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर निकल आए। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग खुद कह रहे हो कि आ कोरोना मुझे मार। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। जून जुलाई तक सबसे ऊपर होगा कोरोना का खतरा। अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। हिंदुस्तान को कोरोना के साथ जीना सीखना ही होगा। यह है हिंदुस्तान में कोरोना का कहर। सोमवार को जब आंकड़ा सामने आया तो पता चला कि एक दिन में कोरोना मामलों का सबसे ऊंचा आंकड़ा सामने आ चुका है। सोमवार सुबह एक दिन में 4213 केस सामने आए। एक दिन में 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आना कोरोना के खतरे की तस्दीक करता है। बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कभी नमाज पढ़ने के नाम पर तो कभी खरीदारी की आड़ में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुंबई में जनाजे में एक नमाज पढ़ने का ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। डोंगरी में 72 साल के बाबू बटाटावाला की मौत हो गई। बाबू बटाटावाला की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए 85 लोग सड़क पर आ निकले। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कितने लोग जनाजे की नमाज के लिए खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, इन लोगों के बीच 1 फीट तक का फासला नहीं है। बुर्का पहने महिलाएं भी इस नमाज जनाजा में शामिल हैं। अब आप ही बताइए, ये कोरोना को दावत देना नहीं तो क्या है? जनाजे के नाम पर यह लापरवाही एक कदम और आगे बढ़ी जब बाबू बटाटावाला के जनाजे में भी कई लोग सड़कों पर निकल पड़े। ये उस जनाजे का सीसीटीवी वीडियो है जिसमें साफ तौर पर नजर आता है कैसे 50 से ज्यादा लोग एक साथ जनाजे में चले जा रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की खबर आ रही है। ताज़ा मामला मुंबई के डोंगरी इलाके से है जहां पर तकरीबन 100 से 125 लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़ी, जिसके बाद मुंबई के डोंगरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि अंतिम यात्रा या फिर जनाजे को लेकर सख्त गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी अंतिम यात्रा या जनाजे में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। लेकिन कोरोना से कराहती मुंबई के डोंगरी में इन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई। शराब खरीदने के लिए लोगों में कैसी मारामारी मची, कैसे लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ था, ये आपने देखा। अब देखिए कैसे गुटखे के लिए गदर मचा है। कानपुर में गुटखा एजेंसी पर माल आया तो गुटखा खरीदने के लिए लोगों का हुजूम जमा हो गया। इतने लोग जमा हो गए कि पुलिस के लिए हालात संभालना मुश्किल हो गया। आप खुद देखिए और बताइए, इन लोगों को क्यों ना कोरोना फैलाने का गुनहगार माना जाए, क्यों ना इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इन लोगों को सलाखों के पीछे क्यों ना भेजा जाए। देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ वो भी होश उड़ा देने वाला था। दिल्ली पुलिस ने जब शक होने पर 2 ट्रक रोके तो ट्रकों के अंदर 100 से ज्यादा मजदूर बैठे मिले। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते गिनते उंगलियां थक जाएंगी। हर ट्रक के अंदर 50 मजदूर ठूस ठूस कर भरे गए थे। मजदूरों के दर्द का बेजा फायदा उठाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ट्रक दिल्ली से आजमगढ़ जा रहे थे। हर मजदूर से आजमगढ़ पहुंचाने के एवज में 1500 रुपए लिए गए थे। ट्रक पर जरूरी सेवाओं का कागज लगा हुआ था और ट्रक को ऊपर से पैक किया गया था। ये लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घर गांव की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से ये जा रहे थे वो सीधे सीधे संक्रमण के मुंह में जाने जैसा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ लिया है और जांच की जा रही है, कहीं ये किसी बड़े रैकेट का हिस्सा तो नहीं थे। दिल्ली से रुमानुल्ला और मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब आपको बताते हैं कोरोना से जुड़े उस खतरे के बारे में जो आप और हम तक पहुंच सकता है। यह खतरा नजर भी नहीं आता और इसे नाम दिया गया है कोरोना का सुपर स्प्रेडर। जब आप बाहर जाकर सब्जी या दूध लेते हैं तब ये सुपर स्प्रेडर आपको कोरोना की चपेट में ला सकता है। क्या होता है सुपर स्प्रेडर और कौन होते हैं ये सुपर स्प्रेडर, जानिए इस रिपोर्ट में।
एक शख्स से सैकड़ों लोगों को कोरोना हो जाना, यही होता है वो सुपर स्प्रेडर जिसका खतरा अब देश पर मंडराने लगा है। देश के अलग अलग शहरों से अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब एक सुपर स्प्रेडर की चपेट में आकर ज्यादा लोग संक्रमित हो गए या फिर कोरोना संदिग्ध हो गए। आप जानकर सन्न रह जाएंगे कि देश के बड़े बड़े शहर अब इन सुपर स्प्रेडर्स की चपेट में आ चुके हैं। कहां-कहां सुपर स्प्रेडर्स की वजह से खतरे की घंटी बजी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए किस शक्ल में ये सुपर स्प्रेडर आप तक पहुंच सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी में आने वाले दूध वाले को संक्रमण हुआ तो उससे कई लोगों को कोरोना हो सकता है। अगर आपकी कॉलोनी में आने वाला सब्जी वाला संक्रमित हुआ तो उससे भी कई लोगों को एक साथ कोरोना हो सकता है। कोई किराने की दुकान वाला अगर संक्रमित हुआ तो वो भी कई लोगों के लिए सुपर स्प्रेडर बन सकता है। अब देखिए देश के किन शहरों में सुपर स्प्रेडर कोरोना फैलाने का जरिया बन गए हैं। दिल्ली, राजधानी दिल्ली भी सुपर स्प्रेडर के खतरे से बच नहीं पाई है। दिल्ली में तो 3 ऐसे इलाके चिन्हित किए जा चुके हैं जहां सुपर स्प्रेडर्स की वजह से कोरोना का इंफेक्शन फैला है। तबलीगी जमात, दिल्ली का पहला सुपर स्प्रेडर तबलीगी जमात का निजामुद्दीन मरकज था। मरकज में कुछ लोग कोरोना संक्रमित थे, उनसे 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए और जब ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों में लौटे तो इन्होंने संक्रमण को और फैलाया। तुगलकाबाद, दिल्ली में सुपर स्प्रेडर का दूसरा मामला सामने आया तुगलकाबाद से, जहां अब तक 35 मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल तुगलकाबाद में एक किराने की दुकान वाला संक्रमित था। उसके यहां से जिन लोगों ने भी सामान लिए वो भी संक्रमित हो गए। जहांगीरपुरी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आ चुके हैं। जहांगीरपुरी से कई लोग काम करने आजादपुर मंडी आते थे और आजादपुर मंडी में भी कोरोना का संक्रमण फैला, जिसकी वजह से यहां स्क्रीनिंग बढ़ानी पड़ी। अहमदाबाद, ये इसी सुपर स्प्रेडर का खौफ है जिसके चलते आज अहमदाबाद के कई इलाकों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल अहमदाबाद में कोरोना के केस तेजी से बढ़े। जब इस संक्रमण की जांच की गई तो सामने आया कि सब्जी और फल वाले किराने की दुकान वालों से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है। एक इलाके में तो सब्जी वाले के चलते 22 लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे। सब्जी वाले को सुपर स्प्रेडर माना गया और सच सामने आते ही कई दुकानों और होम डिलीवरी की सेवाओं को बंद करना पड़ा। फल, शाक सब्जी, किराने की दुकान, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके बेचने वालों को पिछले कुछ दिनों में लगभग जितने लोगों को चेक किया गया लगभग 25% लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि दूध और दवा की दुकानें, इसके अलावा बाकी की सब दुकानें कुछ दिनों के लिए हम बंद रखेंगे। जब तक सुपर स्प्रेडर की पहचान की गई तब तक कुछ हद तक देर हो चुकी थी। हालात ऐसे हो चले थे कि केंद्र से टीम गुजरात का जायजा लेने भेजनी पड़ी। पूरे देश में अहमदाबाद कोरोना पॉजिटिव के मामले में दूसरे नंबर पर है। नगर निगम इसकी एक वजह ये भी बता रहा है कि सुपर स्प्रेडर के कारण अहमदाबाद में कई सारे नए मामले दर्ज हुए हैं और वो सुपर स्प्रेडर है फल वाले, सब्जी के विक्रेता और किराना स्टोर वाले। इस वक्त हम अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में हैं जो पूरा सील कर दिया गया है। दरअसल इसकी वजह यह है कि यहाँ पर 22 सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चेन्नई का कोयम्बदू मार्केट कोरोना बम फटने की वजह बन गया। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के दरमियान चेन्नई की सब्जी मंडियों में हजारों लोग जमा हुए थे। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का रत्ती भर यहाँ ख्याल नहीं देखने को मिला था। कोयम्बदू मार्केट में एक सलून वाला कोरोना पॉजिटिव था और यहीं से भीड़ भाड़ के चलते कोरोना फैलता चला गया। माना जा रहा है कि इस मार्केट से 1500 से ज्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण फैला है। यहाँ पे जो क्लस्टर है, कोयम्बेडू क्लस्टर, बहुत जगहों में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कंटेनमेंट प्लान एक तरफ होने के बावजूद क्या गवर्नमेंट यहाँ पे जो स्प्रेड है कोविड-19 के जो नंबर ऑफ केसेस के इंक्रीज हो रहे हैं, क्या उसको रोक पाएगी या नहीं, ये आगे चलकर ही देखना होगा। इसी वजह से कोयम्बदू मार्केट को सुपर स्प्रेडर माना गया। अब यहाँ ताला पड़ा हुआ है, लेकिन ताला पड़ने से पहले तक कोरोना का जाल फैल चुका है। जानकारों का मानना है कि जब तक सुपर स्प्रेडर को काबू में नहीं पाया जाता तब तक 132 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में
कोरोना की पूरी तरह रोकथाम नहीं की जा सकती। यानी अगर कोरोना से लड़ना है तो पहले सुपर स्प्रेडर्स को पहचानना होगा, लोगों को उनसे दूर रखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी और इस मीटिंग में कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें कई राज्यों का मानना है कि अभी सही वक्त नहीं है लॉकडाउन लिफ्ट करने का। पीएम के साथ मीटिंग में 5 राज्यों के सीएम की मांग है, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्रियों की मांग है कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो देश में सबसे ज्यादा खराब है। पंजाब में भी मामले जो है वो तेजी से सामने आए। यहां तक कि ममता बनर्जी भी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, कह रही हैं कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय सुरक्षा बल मुहैया कराने की मांग की है। वो पहले ही कह चुके थे कि महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो काफी थकी हुई है, अब वक्त है कि उन्हें थोड़े रेस्ट की जरूरत है। वहां पर लगातार कोरोना केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की है। हॉटस्पॉट के अलावा दिल्ली में आर्थिक गतिविधि शुरू हो, ये राय थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और अब आपको दिखाते हैं कैसे चीन अब एवरेस्ट हथियाने की साजिश रच रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना जैसा जानलेवा जहर फैलाने वाला चीन कैसे एक अब नई साजिश को अंजाम देने में जुट गया है, ये आपको दिखाते हैं। चीन ने अब एवरेस्ट पर अपना नाजायज दावा जाहिर करने के लिए एक नई चाल चली है। चीन की सरकारी मीडिया में एक रिपोर्ट दिखाई गई है जिससे यह दिखाने की कोशिश की गई है कि माउंट एवरेस्ट चीन का हिस्सा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेपाल ने सीधे तौर पर चीन का विरोध शुरू हो गया है। अब एवरेस्ट पर नाजायज कब्जे की साजिश। समंदर के बाद अब पर्वतों पर विस्तारवाद की कोशिश। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक, अब ड्रैगन की नापाक निगाह के निशाने पर है और चीन के इरादों पर शक पैदा करती है ये तस्वीरें। चीन की एक सरकारी मीडिया एजेंसी ने माउंट एवरेस्ट के कुछ फोटो जारी किए। इन तस्वीरों में एवरेस्ट पर सूर्योदय दिखाया गया था और साथ में लिखा गया था माउंट कोमो लांगमा, जो कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है। वहां अद्भुत सूर्योदय हुआ है। माउंट कोमो लांगमा वो नाम है जिससे चीन में एवरेस्ट को जाना जाता है और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हवाला देकर चीन ने एवरेस्ट पर अपना कब्जा जाहिर करने की कोशिश की है। चीन ने किस शातिर तरीके से इस कदम को अंजाम दिया वो भी समझ लीजिए। तस्वीर चीन के एक विभाग ने जारी की है और इस विभाग ने नेपाल की सरकार से माउंट एवरेस्ट जाने की इजाजत मांगी थी। इजाजत मांगने का मतलब है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है, लेकिन चीन ने इसे तिब्बत का हिस्सा करार दे दिया। चीन से आई इन तस्वीरों के बाद भले ही नेपाल सरकार से प्रतिक्रिया नहीं आई हो, लेकिन नेपाल में सोशल मीडिया पर चीन को लगातार कोसा जा रहा है। चीन के सरकत के टारगेट पर आया नेपाल, तो दूसरी करतूत से भारत के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई। सिक्किम के नाकुला सेक्टर में चीन के फौजियों ने बिना उकसावे के भारतीय फौजियों के साथ हाथापाई की। इस हाथापाई में कुछ भारतीय सैनिकों और कुछ चीनी सैनिकों को चोट भी लगी। भारत और चीन में ये जो फेस ऑफ नॉर्थ सिक्किम में हुआ है, ये थोड़ी आश्चर्यजनक वाली बात है। एक तो ये हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में हुआ है जो 5000 मीटर के ऊपर की ऑल्टीट्यूड पर है, और यहाँ पर इस इलाके में कोई इस प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है जिससे कि इस प्रकार का इनकाउंटर होना चाहिए, जहाँ कर कि दोनों साइड्स के ट्रुप्स जो हैं वो आपस में फिजिकल कंटैक्ट में आ जाएं। चीन की तरफ से कोई नई लीडरशिप आई होगी, मिलिट्री लीडरशिप, और वो अपना मॉरल असेंडेंसी जिसको कहते हैं वो वहाँ पर दिखाना चाहती होगी, और कभी कभी जब वो मॉरल असेंडेंसी दिखाना चाहते हैं तो ट्रुप्स जो हैं वो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। अगर आप इन दोनों घटनाओं को देखेंगे तो आपको कुछ समानताएं नजर आएंगी। माउंट एवरेस्ट को लेकर चीन और नेपाल के बीच कोई विवाद नहीं था, यहाँ बेवजह तनाव पैदा किया। डोकलाम के बाद से पूर्वोत्तर में भारत और चीन के बीच कोई तनातनी नहीं थी, यहाँ भी बेवजह तनाव पैदा किया गया। माउंट एवरेस्ट को लेकर चीन और नेपाल के बीच समझौता है, यानी यहाँ हक जाहिर करने का कोई मतलब नहीं था। सिक्किम को लेकर भी चीन और भारत के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं है, यानी चीन की फौज की तरफ से बेवजह टेंशन बढ़ाई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बेवजह ऐसी करतूतों को अंजाम देने का मकसद क्या है? क्यों कोरोना जैसे संकट काल में चीन अपने पड़ोसियों से अदावत मोल लेने पर तुला है? क्या चीन दक्षिण एशिया में सैन्य तनातनी या सामरिक तनाव पैदा करना चाहता है?
ताकि तनाव के चलते दुनिया का ध्यान इस ओर मुड़े और कोरोना पर चीन की कारगुजारियों को छिपाया जा सके। क्या कोरोना से जूझते देशों के हालात का चीन नाजायज फायदा उठाना चाहता है और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग करना चाहता है? चीन का इतिहास कहता है कि इस मुल्क ने हमेशा नाजायज दावे रखे, दूसरे मुल्कों की संप्रभुता को निशाना बनाया, लेकिन कोरोना के दौरान ये हरकतें फिर शक पैदा करती हैं। क्या कोरोना चीन की किसी सोची समझी साजिश का नतीजा तो नहीं, जिसका टारगेट बीमारी फैलाकर दूसरे मकसद हासिल करना था और खुद को सुपर पावर के तौर पर स्थापित करना था? टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है और क्यों उसे डर है कि कहीं भारत पीओके भी वापस न ले ले। चीन कब्जा करने की फिराक में है तो उसके प्यादे यानी पाकिस्तान को अपना नाजायज कब्जा छीनने का डर सता रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों ये आवाज तेज हो चली है कि मोदी का भारत जो कहता है वो कर दिखाता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को दोबारा अपना हिस्सा बना लेगा। इस डर के चलते पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो चली है कि पाकिस्तान का सरकारी मीडिया ऊल जरूर बेवकूफाना दावे करने लगा। वहीं पाकिस्तानी फौज की हवाइयां उड़ रही हैं। ऐसा फैला है डर, पाकिस्तान कांप रहा है थर-थर। निगरानी कर रहे हैं लड़ाकू विमान, मुश्किल में दिखी इमरान को जान। पाकिस्तानी एक ही बात कहते हैं, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आज़ाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। आज आपको दिखाते हैं किस तरह पाकिस्तान में चारों तरफ डर पसरा हुआ है, कैसे बाजवा और इमरान की नींदें उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में पसरा डर, लड़ाकू विमानों से निगरानी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत से लगी सीमा पर F-16 और JF-17 विमानों से निगरानी शुरू कर दी है। लड़ाकू विमानों से निगरानी करना बताता है कि पाकिस्तान को भारत से बड़े एक्शन का डर है, और इस डर की वजह है हंदवाड़ा एनकाउंटर। हंदवाड़ा की यह तस्वीर अब तक न हिंदुस्तान भूला है न पाकिस्तान। पाकिस्तान से आए आतंकियों से आम कश्मीरियों को बचाते हुए 2 बहादुर ऑफिसर और 3 जाबाज जवान शहीद हुए थे, और पाकिस्तान में यही खौफ है कि भारत कब और कैसे हंदवाड़ा का बदला लेगा। दरअसल पाकिस्तान के अंदर बैठी इस दहशत की वजह है नए हिंदुस्तान के जवाब देने का तरीका। जब उरी में आतंकियों ने सेना पर हमला किया था तो भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी कैंप्स को नेस्तनाबूद कर दिया था। पाकिस्तान में पैदा होने वाले और पलने वाले जैश के आतंकियों ने जब पुलवामा में कायराना तरीके से सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया था तो जवाब में भारतीय वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में जैश के कैंप तबाह कर दिए थे। यही पाकिस्तान का डर है कि हंदवाड़ा का प्रतिशोध भारत कैसे लेगा। डर सिर्फ हंदवाड़ा पर जवाबी हमले का नहीं है, डर पीओके को लेकर भी है। पाकिस्तान में पसरा है डर, छिन न जाए पीओके पर नाजायज कब्जा। जब से हिंदुस्तान ने पीओके को लेकर अपनी हुंकार भरी है तब से इस नापाक मुल्क के कोने कोने में डर की सुनामी आ रही है, और इसी डर की एक तस्वीर है रेडियो पाकिस्तान का ये ट्वीट, जिसमें कहा गया है लद्दाख में अधिकतम तापमान -4 डिग्री और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रहेगा। नए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की हर नापाक करतूत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी वजह से दुनिया कह रही है कि अब इमरान के लिए डरना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान को डर है कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक 3 न हो जाए, लेकिन इस बीच पाकिस्तान कोरोना के खतरे से 2-4 हो रहा है, हिंदुस्तान से डरा हुआ है, तो टिड्डी दल का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ना खुद का भला कर सकता है और ना दूसरों का भला होने देने सकता है। पाकिस्तान से आती टिड्डियां भारत के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी हैं। राजस्थान के जैसलमेर, नागौर और अजमेर में पाकिस्तान से आई टिड्डियां आफत का सबब बन गई हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत आने से पाकिस्तान टिड्डियों से मुक्त हो गया है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खेतों से निकलकर इन टिड्डियों ने पाकिस्तान के हाईवे तक पर कब्जा जमा लिया।
अजमेर, नागौर, जैसलमेर, राजस्थान के इन जिलों पर जब नजर जाती है तो दूर तक सिर्फ और सिर्फ टिड्डियां नजर आती हैं। खेतों में टिड्डी, शहरों में टिड्डी, गली मोहल्लों में टिड्डियां। ऐसा लगता है मानो टिड्डियों ने पूरे लाव लश्कर के साथ हमला कर दिया हो। ये टिड्डियां न सिर्फ फसल खराब कर रही हैं बल्कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल कर रही हैं। टिड्डी का एक भयंकर दल आया जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ तथा यहाँ आसपास में खेजड़ियों को नुकसान किया। मारवाड़ में सांगरी की एक प्रसिद्ध सब्जी है, उसके सांगरियों को बहुत नुकसान पहुंचाया टिड्डी ने, जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। दरअसल भारत में आई इन टिड्डियों के पीछे वजह है पाकिस्तान। ये टिड्डियां ईरान से पाकिस्तान पहुंची हैं और पाकिस्तान से होते हुए भारत आती हैं। पाकिस्तान में तो हालत भारत से भी ज्यादा खराब है। आप इस वक्त सिंध के एक हाईवे का वीडियो देख रहे हैं जहां गाड़ी के सामने हजारों टिड्डियां उड़ रही हैं। सबसे बड़ा खतरा ये है कि टिड्डियां फसलें बर्बाद करती हैं। देश पहले ही कोरोना से जूझ रहा है और अगर ऐसे में टिड्डियों ने फसलें बर्बाद की तो किसान और फूड सप्लाई के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।